ट्रंप ने भारत पर टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया, पेनल्टी लगाने की धमकी दे डाली और यहां तक कि दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ती हमारी इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी का दर्जा दे डाला। लेकिन जवाब में भारत ने बेहद सधा हुआ बयान दिया और दो टूक शब्दों में कह दिया कि हम अपने राष्ट्रीय हितों के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे और इसकी रक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाएंगे। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि भारत का वो अगला कदम क्या होगा। क्या भारत कोई जवाबी कार्रवाई करेगा या फिर अमेरिका के साथ अब तक जिस रास्ते पर चलते हुए ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत करता रहा है उसी रास्ते पर भारत बना रहेगा या फिर भारत की रणनीति में कोई बदलाव आएगा। और इन सब के बीच एक और बड़ा सवाल, अमेरिका ने भारत से डील ना करके पाकिस्तान को अपनी गोद में बैठा लिया और रूस के नाम पर पेनल्टी की धमकी दे डाली। इसके क्या मायने निकाले जाएं? क्या अमेरिका ट्रेड डील के बहाने किसी बड़े स्ट्रेटेजिक लक्ष्य को हासिल करना चाहता है? आज आवाज अड्डा में इन्हीं सारे मुद्दों पर करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और चर्चा में शामिल होने वाले अपने विशेष मेहमानों से आपका परिचय कराऊं। इससे पहले आपको सुनवाते हैं कि भारत ने ट्रंप के टैरिफ के जवाब में क्या कहा और उससे पहले ट्रंप ने किस तरह का बयान दिया। 10% की बेसलाइन ड्यूटी 5 अप्रैल 2025 से लागू हो गई है। भारत पर एडिशनल ड्यूटी 10% के बेसलाइन टैरिफ सहित कुल 26% की घोषणा की गई थी। मूल रूप से फुल कंट्री स्पेसिफिक एडिशनल टैरिफ 9 अप्रैल 2025 से प्रभावी होने वाला था, लेकिन इसे शुरू में 10 अप्रैल 2025 को 90 दिनों के लिए स्थगित कर दिया गया और बाद में 1 अगस्त 2025 तक और बढ़ा दिया गया। एंटरप्रेन्योर्स, उद्यमी, निर्यातकों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों और उद्योग जगत के सभी हितधारकों के कल्याण की रक्षा और संवर्धन को सर्वोच्च महत्व देती है। हम अपने राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित करने और आगे बढ़ाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएंगे। मात्र 1 दशक से भी कम समय में भारत फ्रैजाइल 5 अर्थव्यवस्थाओं में से निकलकर दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बन गया है। Well, we're negotiating right now, and it's also BRICS. You know, they have BRICS, which is basically a group of countries that are anti the United States, and India is a member of that, if you can believe it. It's an attack on the dollar, and we're not going to let anybody attack the dollar. So it's partially BRICS, and it's partially the trade, this trade situation. It's the deficit. We had a tremendous deficit. So, as you know, Prime Minister Modi is a friend of mine, but they don't do very much business in terms of business with us. They sell a lot to us, but we don't buy from them. You know why? Because the tariff is so high. They have one of the highest tariffs in the world. Now they're willing to cut it very substantially, but we'll see what happens. We're talking to India now. We'll see what happens. It doesn't matter too much whether we have a deal or whether we charge them a certain tariff, but you'll know at the end of this week. तो आपने सुन लिया ट्रंप का बयान और इससे पहले भारत का जवाब। अब यहाँ से आगे का रास्ता क्या होगा, इस पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ हैं मेहमानों का एक खास पैनल। उनसे आपका परिचय कराऊं। एम्बेसडर शशांक साहब हैं, जो कि भारत के विदेश सचिव रह चुके हैं, दुनिया के कई देशों में एम्बेसडर रह चुके हैं। शरद कुमार सराफ साहब हैं, जो कि एक्सपोर्टर्स के संगठन FIO के प्रेसिडेंट रह चुके हैं और अभी टेक्नोक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ के चेयरमैन हैं और इनकी कंपनी दुनिया के 80 से ज़्यादा देशों में एक्सपोर्ट करती है, उनमें से US भी एक बड़ा मार्केट है। मिथिलेश्वर ठाकुर साहब हैं, जो कि गारमेंट एक्सपोर्ट करने वालों के संगठन अप्रैल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल यानी AEPC के सेक्रेटरी जनरल हैं और खुद ये रिटायर्ड IAS ऑफिसर हैं और उद्योग मंत्रालय में एडिशनल DG रह चुके हैं और कई देशों के साथ ट्रेड नेगोशिएशन और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत में शामिल रह चुके हैं। और अजय श्रीवास्तव जी हैं, जो अब किसी परिचय के मोहताज नहीं है, वैसे ये ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव के फाउंडर हैं और आज की तारीख में पॉलिसी मेकर्स, खासतौर से फॉरेन ट्रेड में इनकी रिसर्च रिपोर्ट को बड़ी गंभीरता से लेते हैं। और कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे AK भट्टाचार्य साहब, जो कि एडिटोरियल डायरेक्टर हैं बिजनेस स्टैंडर्ड के,
और जाने माने बिजनेस जर्नलिस्ट हैं। तो आप सही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत हमारे शो में। शशांक साहब, मैं शुरुआत आपसे करूंगा कि ट्रंप के जिस तरह के ट्वीट आए, जिन शब्दों के इस्तेमाल के साथ ट्रंप ने भारत को संबोधित किया, उसके बाद भारत का जो जवाब आया, सधा हुआ जवाब, आपको लगता है कि ये सबसे कह सकते हैं कि बेस्ट जवाब कहा जाए? इससे ज़्यादा ट्रंप की भाषा में ट्रंप को जवाब देने की ज़रूरत नहीं थी? मैं समझता हूँ कि नेगोशिएशन अभी जारी हैं, ख़त्म नहीं करे गए हैं, तो इसलिए टैरिफ्स का अनाउंस करना थोड़ा सा प्रीमेच्योर माना जाएगा। लेकिन क्योंकि जैसे अमेरिका के कुछ डिप्लोमेट्स ने बोला भी है कि ये उनका तरीका है इस तरह से नेगोशिएशन करना, कि प्रेशर डालना, फिर नेगोशिएशन करना, फिर प्रेशर डालना और देखना कि किस लेवल पर जाकर फेवरेबल एग्रीमेंट हो सकता है। अब उसमें भारत के समझ में तो मेरे ख्याल से वन वे होना तो थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि भारत की जो आम जनता है उसका भारत सरकार पर इतना असर तो है, मैं मानता हूँ कम से कम, कि भारत सरकार उनके हितों को बिल्कुल पूरे तरीके से छोड़ेंगी नहीं। उनका पूरा ध्यान रखना होगा और उसके बेसिस पर ही काम करना होगा। लेकिन दूसरी तरफ मैं यह भी कहता हूँ कि भारत को जो है अपने जिन एरियाज़ में टेक्नोलॉजी इम्प्रूव कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, जिस केस में थोड़ा सा वो जो नेगोशिएशन में अगर उनसे कुछ मदद चाहिए, अमेरिकन कुछ डिमांड कर रहे हैं, तो वो किया जा सकता है। लेकिन जैसे खास करके बात करते रहे हम लोग एग्रीकल्चर की और डेयरी की, तो उसमें थोड़ी दिक्कतें ज़्यादा हैं। मेरे ख्याल से उसको अभी ना टच किया जाए तो बेहतर है। मिस्टर शशांक, आप विदेश सचिव भी रह चुके हैं, कई देशों में एम्बेसडर भी रहे हुए हैं। जो तौर तरीका है दबाव बनाने का, एक तरीका ये होता है कि चलिए आप टैरिफ बहुत ज़्यादा हाई लगा दीजिए ताकि सामने वाला थोड़ा सा पहले से कंप्रोमाइज़ होकर के नेगोशिएशन टेबल पे आपके साथ बैठेगा, यहाँ तक तो बात ठीक रहती है। लेकिन जब आप ये कहते हैं कि आपकी इकॉनमी डेड इकॉनमी है, रशिया के साथ साथ लेके डूबेगी, एक नौबत आएगा जब आप पाकिस्तान से तेल खरीदेंगे, तो ये सब शब्द जो है ये क्या दर्शाता है कि बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं भारत जितना टफ नेगोशिएशन करता है उसको देखते हुए? नहीं, हमारे ख्याल से उनके जो एडवाइजर्स हैं वो शायद कह रहे हैं कि भारत इस तरीके से दबाव में आ सकता है। लेकिन मेरे ख्याल से हमको जो है ट्रेड के मसलों पर ट्रेड की बात करनी चाहिए। जो बाकी मसले हैं, चाहे वो ब्रिक्स की मेंबरशिप का है, रशिया के साथ में ऑयल सिक्योरिटी का है और इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी वगैरह उनके साथ में है, वो बात और है। और डी डॉलराइजेशन में तो हमेशा से ही भारत ने ये ध्यान रखा है कि नेशनल करेंसी का जितना यूज़ हो सकता है वो अच्छा है। बाकी रशिया के ऊपर तो सैंक्शंस अमेरिका ने लगाई है कि वो डॉलर इस्तेमाल नहीं कर सकता है। और चीन को तो बहुत समय से सब अमेरिका भी और यूके भी और बाकी वेस्ट के देश भी कहते रहे कि भाई आप अपनी करेंसी को इंटरनेशनल करेंसी बनाइए, मोर प्रेडिक्टेबल बनाइए, ताकि आप करेंसी मैनिपुलेटर नहीं कहे जाएंगे। तो मैं समझ में नहीं आता है कि किस तरीके से एकदम से वो बात बदल गई है। तो भारत के ऊपर जिस तरह से ये इस तरह का सब सारे एक साथ मिला लिए गए, स्ट्रेटेजिक मसले भी, आर्मामेंट्स भी और ऑयल सिक्योरिटी भी, तो मेरे ख्याल से बहुत वाइड कैनवस कर दिया उन्होंने। इसको खाली ट्रेड के मसले पर देखा जाए तो उसमें ये बात है कि हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं या मैन्युफैक्चरर्स हैं वो डिसाइड कर सकते हैं कि भाई किस फील्ड में उनको नुकसान ज़्यादा हो रहा है और किस तरीके से वो अपने बदल सकते हैं, किस तरह से टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र या पार्टनरशिप विद अमेरिकन कंपनीज, ताकि उनको जो है या अमेरिका में इन्वेस्टमेंट करना है तो वो करें उस तरीके से। तो मेरे ख्याल से जो है ट्रेड को ट्रेड के तरीके से ही देखा जाना चाहिए। ट्रेड को ट्रेड के तरीके से ही देखा जाना चाहिए। हमारे साथ शरद कुमार सराफ साहब हैं। शरद जी, अब तो ड्यूटी आ गई, भले ही ये कह सकते हैं डील नहीं होने की सूरत में आई है, पेनल्टी का आना बाकी है, तो अब एक्सपोर्टर किस तरीके से इस चीज़ को देख रहे हैं? भारत ने तो कहा है कि हम आप लोगों से फीडबैक लेंगे और जो ज़रूरी कदम होगा उठाएंगे। आप लोग सरकार की तरफ से किसी कदम की उम्मीद में हैं या फिर अब लोग आप लोग अपना रास्ता खुद तलाश रहे हैं? देखिए, दो तीन बातें हैं। पहली बात तो आप जो बोल रहे हो कि ड्यूटी आ गई, तो ड्यूटी आई नहीं है एक्चुअली। ये तो वर्क इन प्रोसेस है, अभी तो फाइनल ड्यूटी आनी बाकी है। वो उन्होंने कहा है कि भाई उनकी तरफ से कोई डेलीगेशन आएगा, डिस्कस करेगा, फिर ड्यूटी तय होगी। तो
तो ये तो वर्क इन प्रोसेस है। तो ड्यूटी का अभी कोई अनुमान नहीं है, कोई आइडिया नहीं है। ऐसे ही इन्होंने जापान को, वियतनाम को, कई देशों को लेटर दे दिया था कि आपके ऊपर ये ड्यूटी लगी है, और फिर उस ड्यूटी में उन्होंने नेगोशिएट करके उस ड्यूटी को कम किया। तो ये इससे मालूम पड़ता है साफ कि वो अपने को दबाने की और नेगोशिएट करने की एक स्ट्रेटेजी कर रहे हैं, एक चाल चल रहे हैं, और उसमें चाल में अपने को फंसने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, हमने जो अभी यूके के साथ FTA किया है, वो एक बहुत अच्छा उदाहरण है। हमारी गवर्नमेंट ने कहीं पर भी अपने देश के हित का कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है, कहीं पर भी हमने एक रत्ती भर भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। और अगर अपने उसको देखते हैं तो मुझे लगता है कि हमारी सरकार US के साथ भी मक्कम रहेगी। तीसरी बात यह है कि अपने ड्यूटी बोलते हैं 25%, तो 25% ड्यूटी एब्सोल्यूट टर्म में मायने नहीं रखता है, मायने वो रखता है कि कंपैरेटिव ड्यूटी क्या है। वियतनाम की ड्यूटी 20% है, बांग्लादेश की ड्यूटी 35% है, पाकिस्तान की ड्यूटी 30% है। तो ये आजू बाजू के जो हमारे कॉम्पिटिटर देश हैं, उनके ऊपर ड्यूटी क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर हमारे ऊपर 30% ड्यूटी है, बाकी लोगों के ऊपर 35-40% है, तो हमारे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि अगर छोटी मोटी डिफरेंस भी होगी 2-4-5% की, तो हमारे निर्यातक लोग इतने मैच्योर्ड हैं और इतने समझदार हैं कि वो कहीं से उसका रास्ता निकाल लेंगे। अभी आपने देखा है कि थोड़ा बहुत तो रुपये भी डेप्रिशिएट हुआ है पिछले 2-3 दिन में, तो कुछ ना कुछ रास्ता निकलते ही जाता है। तो मेरे ख्याल से उसका कोई प्रॉब्लम आएगा नहीं। हमारे जो निर्यातक हैं वो इस ड्यूटी को झेलने में काफ़ी सक्षम है, कोई इशू नहीं है। मैं तो ये चाहूँगा कि गवर्नमेंट को हमारे देश के हितों का कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, कहीं पर भी नहीं करना चाहिए। इसमें अल्टीमेटली जो नुकसान होगा अंत में, वो US की इकोनॉमी को होगा, US के कंज्यूमर्स को होगा। हमारा तो काम वैसे ही चलता रहेगा। अब देखिए आप, हमारी ये FTA हुई है UK के साथ में, तो हमारा UK से ट्रेड जो है वो कम से कम भी 30-35% तो मिनिमम बढ़ेगा। कई लोग तो अनुमान लगा रहे हैं 50% बढ़ेगा। तो अगर थोड़ा बहुत अमेरिका में कम भी होता है तो हमारे ओवरऑल कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। दूसरी बात कि अपने ज़्यादा अमेरिका में सर्विसेज का एक्सपोर्ट है, सर्विसेज के ऊपर कोई टैरिफ नहीं है, उसमें कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो ये बहुत मामूली सी बात है। उनको मैं ये अंत में यही कहना चाहता हूँ, हमें क्या चाहिए, व्यापारी आदमी को क्या चाहिए? व्यापारी आदमी को क्लैरिटी चाहिए कि क्लियर चाहिए। आज ड्यूटी की कोई क्लैरिटी नहीं है। वो बोलते हैं कि स्टील के ऊपर, एल्यूमिनियम के ऊपर तो 50% है, आप ये 30% की बात मत करो, तो वहाँ तो 50% लगने वाला है। फिर बोलते हैं कि कई इसमें जो HSN कोड दिए हैं उसके ऊपर ड्यूटी लगेगी, कई में ड्यूटी कमती है, ज़्यादा है, कोई भी क्लैरिटी नहीं है। तो हमको एक तो क्लैरिटी चाहिए, दूसरी बात जो है वो हमको कंटिन्यूटी चाहिए, एक स्टेटस चाहिए कि भाई स्टेबिलिटी चाहिए कि जो भी ड्यूटी लगी है वो 2-4-5 साल तक स्टेबल रहे। आज की तारीख में तो हमारे जो बायर्स हैं, न तो वो कुछ डिसीजन निर्णय ले पा रहे हैं, न हम कुछ कोट कर पा रहे हैं। हम लिख के भेजते हैं कि भाई ड्यूटी उस टाइम पे जो लगेगी वो आपको देनी पड़ेगी, वो बोलते हैं। तो शरद जी अभी आप लोग क्या कर रहे हैं? अभी लोग जो US के जो बायर हैं उनके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट अभी नहीं कर रहे हैं, वेट एंड वॉच की सिचुएशन में है, या फिर कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं, सप्लाई जा रही है? अभी मेजॉरिटी तो वेट एंड वॉच की सिचुएशन है, पर्टिकुलरली टेक्सटाइल में, गारमेंट में। वहाँ पर मार्केट बहुत ज़्यादा संजीदा होता है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, तो उसमें बहुत मुश्किल है। अभी वही कॉन्ट्रैक्ट आ रहे हैं जिनकी उनको बहुत आवश्यकता है, जिनकी बिना वो उनके सब वेयरहाउस खाली हो चुके हैं, और वही कॉन्ट्रैक्ट अब आ रहे हैं। और या जहाँ पर कुछ क्लैरिटी है कोई चीज़ की, जैसे स्टील के ऊपर ड्यूटी 50% है, तो चलो वो मालूम है 50% है, हम वो हिसाब से कोट करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं फिर से एक बात दोहराऊंगा कि स्टेबिलिटी चाहिए और क्लैरिटी चाहिए, ये दो चीज़ दे दीजिए, फिर आपको जो लगाना है वो लगा दीजिए।
स्टेबिलिटी चाहिए और क्लैरिटी चाहिए। मिथिलेश्वर ठाकुर साहब, जो यूएस के मार्केट है वहाँ पे खास तौर से गारमेंट को भेजना और बाकी जो आपके कॉम्पिटिटर कंट्री वहाँ पे होते हैं, तो उनके मुकाबले अभी के सिचुएशन में देखें, इस 25% ड्यूटी लगने के हालत में आप लोग कितने कॉम्पिटिटिव रह जाएंगे यूएस के मार्केट में? नमस्कार। जब रेसिप्रोकल टैरिफ अनाउंस हुआ उस समय लगा कि भारत को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है हमारे मेजर कॉम्पिटिंग कंट्री से, बांग्लादेश और वियतनाम से, क्योंकि हमारे ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ 26% था, बांग्लादेश पे 37% था, वियतनाम पे 46% था, श्रीलंका पे 44% था एंड चाइना पे ऑफ कोर्स 145% था। बट हमें पता था कि ये चीज जो है बड़ी फ्लूइड सिचुएशन है और कभी भी टैरिफ चेंज होकर कहीं भी सेटल हो सकता है। सो अल्टीमेटली हम लोगों ने ये आकलन किया था कि अगर हमारा टैरिफ, क्योंकि हमारा जो कॉस्ट डिसएडवांटेज है कॉटन गारमेंट्स में बांग्लादेश और वियतनाम से वो ऑलमोस्ट 3 to 4% है और सिंथेटिक गारमेंट्स में, एमएफएफ गारमेंट्स में अराउंड 11 to 13% है। तो हम लोगों ने ये कैलकुलेट किया था कि यूएस मार्केट पे हम बांग्लादेश और वियतनाम दोनों से कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे अगर हमारा टैरिफ सेटल होता है अराउंड 15% पे। और दूसरी बात ये भी थी कि 26% पे भी हम कॉम्पिटिटिव हैं, कॉस्ट कॉम्पिटिटिव बांग्लादेश के खिलाफ कॉटन गारमेंट्स में। तो लग रहा था कि, बट सबसे बड़ा सरप्राइज एलिमेंट जो आया है, इट्स लाइक बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, वो है पेनल्टी प्रोविजन। और पेनल्टी अनस्पेसिफाइड, अनक्वांटिफाइड है। सो अभी ऑर्डर्स होल्ड पे थे और अब चूंकि पेनल्टी का क्वांटम स्पेसिफाइड नहीं है, तो मुझे लगता है कि ये एक बड़े लिम्बो वाले सिचुएशन में चला गया है। और मुझे लगता है जब तक 6th राउंड ऑफ टॉक्स नहीं होगा बीटीए का, या उसके पीछे अगर गवर्नमेंट कोई सलाह मशविरा करके एक एमिकेबल सॉल्यूशन पर नहीं रीच करती है, तो एक स्टैंड स्टिल का सिचुएशन पैदा हो गया है। तो पेनल्टी के छोड़ दे, जो 26% का जो टैरिफ है वो कॉम्पिटिटिव है कि नहीं है? उस टैरिफ पे भेजना संभव है कि नहीं? फायदे का सौदा है कि नहीं? एवरेज टैरिफ जो यूएस में है वो 16.5% था। ऑफकोर्स ये वेरिएशन बहुत ज्यादा है, 32% है। जैसे कि कुछ मेजर आइटम 9% है, एमएमएफ में 24% है। अगर आप 10% भी मान लें, 10% प्लस 25%, 35% तो ऐसे ही हो गया। उसके बाद वो जो पेनल्टी है वो अनक्वांटिफाइड, वर्केबल नहीं है। 25% पे ये बात थी कि आप जो टैरिफ को सारे स्टेक होल्डर्स मिलकर एब्जॉर्ब कर सकते हैं, कि कुछ एक्सपोर्टर एब्जॉर्ब कर ले, कुछ बायर एब्जॉर्ब कर ले, अल्टीमेट कंज्यूमर एब्जॉर्ब कर ले, कुछ फैब्रिक सप्लायर एब्जॉर्ब कर ले। बट वो जो द एलिमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी जो है इस पेनल्टी के चलते, मुझे लग रहा है कि इट्स लाइक पुशिंग एवरेज ट्रेड इनटू द जोन ऑफ अनसर्टेनिटी। क्या पता नहीं क्या होगा, बट मुझे उम्मीद है कि सरकार कुछ न कुछ रास्ता अवश्य निकालेगी और रास्ता अवश्य निकालेगी। अजय श्रीवास्तव सर, ये रास्ता क्या हो सकता है? तो अभी हम बहुत ज्यादा इसमें विचार करने की स्थिति में नहीं है। मैं इसको केवल ये देखता हूं कि मिस्टर ट्रंप ने थोड़ा प्रेशर डालने के लिए एक प्रेशर डाला है। केवल हमको बहुत अधिक नहीं पढ़ना चाहिए उसमें। उन्होंने पहले से ही कहा था जिन लोगों के साथ डील नहीं हुई उनको 1 अगस्त में वो टैरिफ लगाएंगे। इंडिया के ऊपर 26% लगना था, 25 लगा है। पेनल्टी ऑफ कोर्स हमको पता नहीं है। तो ये सब कुछ बहुत ही एंटिसिपेटेड था। हमको लग रहा है कि काफी शॉकिंग है, लेकिन ये सब एंटिसिपेटेड था पेनल्टी पार्ट को छोड़कर। तो मैं तो देखता हूं उनकी टीम अगस्त के 2nd वीक में शायद यहाँ आ रही है, निगोशिएशंस कंटिन्यू हो रहे हैं, केवल डिले हुए हैं। और मेरा एक सोच ये है कि देखिए, अगर वो उनको मालूम है कि हमारे रेड लाइन्स एग्रीकल्चर और डेयरी में है, और उनको मालूम है कि भारत सरकार चाह के भी बहुत सारा कुछ एग्रीकल्चर डेयरी में दे नहीं सकती है। वो लोग इंटेलिजेंट लोग, उनको पता है। तो अगर मान लीजिए वो हमसे डील कर लेते हैं, लास्ट मंथ डील मान लीजिए कर लेते हैं हमसे एग्रीकल्चर और डेयरी छोड़कर, तो क्या होता? आपको लगता है उनको यूरोप अपना एग्रीकल्चर देता, जापान अपना राइस खोलता? कभी भी नहीं। तो हो सकता है इंडिया से डील इसलिए डिले हो रहा हो कि बाकी लोगों से हम आराम से एग्रीकल्चर ले सकें। इन दोनों, यूरोप ने, जापान ने, इंडोनेशिया ने, वियतनाम ने अपना कंप्लीट एग्रीकल्चर सेक्टर खोल दिया है, ऐसा लगता है जो बयान है उनसे। और मुझे नहीं मालूम ये बात कितनी सच है, लेकिन मैं ये सोचता हूँ स्ट्रेटजिकली अमेरिका ऐसा अगर प्लान करता है कि इंडिया से जितना डिले करेंगे उतना हम और लोगों से प्राइस एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। अगर इंडिया से डील हो जाता है
तो बाकी लोग भी कहेंगे कि हम एग्रीकल्चर नहीं देंगे, बहुत सेंसिटिव है। हो सकता है स्ट्रेटजी को, हो सकता है नहीं भी हो, मेरे दिमाग की उपज हो ऐसी, लेकिन मुझे लगता है स्ट्रेटजी गेम बड़े लेवल पे ऐसे खेले जाते हैं, किसी को पता नहीं है। अब आपने बिल्कुल अलग पर्सपेक्टिव दिया कि इंडिया से डील डिले करना दरअसल इंडिया पे दबाव बनाने से ज़्यादा है कि दूसरे देशों से जितना ज़्यादा हम बेनिफिट ले सकें वो एक कोशिश है। AK भट्टाचार्य साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भट्टाचार्य साहब नमस्कार। हम लोग चर्चा कर रहे थे स्ट्रेट डील को लेकर कि भारत के पास जो ये टैरिफ लगा है उसके क्या मायने निकाले जाएं। अभी आपने सुना अजय श्रीवास्तव जी का कहना है कि दरअसल US की ये सोची समझी रणनीति हो सकती है कि भारत के साथ ना करो, लेकिन कम से कम जहां भारत नहीं रास्ता खोल रहा है दूसरे देश से उस रास्ते में घुस जाओ। देखिए, मैं श्रीवास्तव साहब से मैं पूरी तरह से सहमत हूं इस मामले में कि हमें यह समझना होगा कि ट्रंप साहब एक ट्रांजैक्शनल प्रेसिडेंट हैं, जिन्होंने हर चीज में अपनी ट्रांजैक्शन और नेगोशिएशन करने की जो टैक्टिक्स जो हैं उसका उन्होंने एक नया प्रदर्शन है ये, जिसमें कि वो किस तरह से ये नेगोशिएटिंग टैक्टिक आप समझ सकते हैं कि उन्होंने ये 25% और पेनल्टी लगाने का वो डर लगा दिया। तो मैं समझता हूं कि ये इसलिए लगाया है क्योंकि वो चाहते हैं या वो दूसरे जो देशों से जो बात कर रहे हैं उसमें उनका कोई स्थिति कोई कमजोर ना हो जाए, और हमारे साथ भी जो उनकी नेगोशिएटिंग जो पावर जो है वो जरा कम ना हो जाए। ये जो पेनल्टी लगाई है, अनस्पेसिफाइड पेनल्टी, ये मैं यही समझता हूं कि ये नेगोशिएटिंग टैक्टिक और 25% लगाने का ये कि जिससे कि हम जरा प्रेशर में आ जाएगा। मैं इसके साथ में दो बात और कहूंगा कि जो हमें ये डील एग्रीमेंट नहीं हुआ है और उन्होंने हमें 25% का जो एक डर दिखाया है, मैं मानता हूं डर ही है ये, वो जो ये डर मैं समझता हूं कि हमें झेलना चाहिए, क्योंकि जो हमारी जो इकोनॉमी की जो अपनी ही अंदरूनी जो प्रतिस्पर्धिता जो है, कॉम्पिटिटिवनेस जो है, उसमें हमें ज्यादा जोर देकर और हमारी जो एग्रीकल्चर जो थोड़ा बहुत जो वीकनेसेस जो हैं एग्रीकल्चर की, जो वल्नरेबिलिटीज जो हैं, उसका हमें ख्याल रखना चाहिए। और मान लीजिए हम उनसे साथ इसी वक्त एक डील करते हैं जिससे कि हमारा पूरा एग्रीकल्चर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप वगैरह मिला मिलू के सब क्रॉप, ये कॉर्न बोलिए, सोयाबीन बोलिए, एडिबल ऑयल्स बोलिए, सब में हम उनको खुले छूट देते हैं, तो हमारी जो नेगोशिएटिंग जो एबिलिटी जो है उसमें भी हानि पहुंचती है। तो जो ये हुआ है, मैं समझता हूं कि ये नेगोशिएटिंग टैक्टिक है। और अगर आप आज की तारीख में जो स्टॉक मार्केट का रिस्पॉन्स जो है, मैं समझता हूं कि स्टॉक मार्केट रिस्पॉन्स भी वो समझ रही है कि एक टैरिफ का एक टैक्टिक है ये, और ये कोई ये अंदरूनी बात है जो चल रही है और नेगोशिएशन अभी भी चलने वाली है। और हमें ये देखना है किस तरह से इस मौके को इस्तेमाल करें, और इस्तेमाल दो तरह से करें। किस तरह से हम यूरोपियन यूनियन से जल्द यूके जैसे जो ट्रेड एग्रीमेंट जो हमने किया है वैसे ट्रेड एग्रीमेंट कर सकें। अगर और कोई साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज आसियान से हमारी जो बात चल रही है, रिव्यू होने वाली है 2 हफ्तों के अंदर, उस रिन्यू को हमें रूट्स ऑफ ओरिजिन को फिर तरह से हम रीडिफाइन करें अपने फायदे के लिए। तो मैं समझता हूँ कि ये एक मौका है और ये कोई सेटबैक इतनी बड़ी नहीं है। और ये ट्रंप साहब का ये नेगोशिएटिंग टैक्टिक है, और मैं समझता हूँ इतनी बड़ी नहीं, हाँ, इतनी बड़ी सेटबैक नहीं है। मैं समझ सेटबैक नहीं है। अजय श्रीवास्तव जी, मैं वापस आप ही के पास आऊँगा, चूँकि इन्होंने एक इम्पोर्टेंट पर्सपेक्टिव भी रखा कि सेटबैक नहीं है। इंडिया अभी डील कर लेता तो इंडिया को बहुत फ़ायदा नहीं होता, इंडिया को लॉन्ग टर्म में नुकसान होता। मैं मान के चलूँ कि अगर इंडिया उस प्रेशर में आकर डील कर भी लेता तो आपको क्या लगता है डील वैसा ही होता जैसा EU के साथ हुआ है, जैसा UK के साथ हुआ है, जैसा बाकी देशों के साथ हुआ है? उससे तो अच्छा है कि हम डील ना करें, भले कुछ दिन के लिए 25% की ड्यूटी लग जाए। तो मैं पूरी तरह सहमत हूं लक्ष्मण जी आपकी बात से। अगर आप देखें कि इन लोगों ने डील क्या किया है, यूरोपियन यूनियन ने, जापान ने, इंडोनेशिया ने डील क्या किया है। पहली बात तो ये समझ में आ रही है कि इन लोगों ने A लेवल कंसेशन एग्री किए हैं और ट्रंप ने अनाउंस कर दिए A+++। और तो जापान की कैबिनेट सेक्रेटेरिएट को एक नोट इशू करना पड़ गया कि नहीं, उन्होंने ये सब एग्री नहीं किया था। उन्होंने डिस्प्यूट किया कि $550 बिलियन में 90% प्रॉफिट जो है अमेरिका को नहीं मिलेगा।
वो कह रहे हैं जितना जो इन्वेस्ट करेगा उतना परसेंट प्रॉफिट मिलेगा। उन्होंने कहा कि टैरिफ जो है अमेरिका कह रहा है कि 15% ओवर एंड अबव MFN है। नहीं नहीं, ये MFN इंक्लूड होगा। देखिए, ऐसे वियतनाम कह रहा है कि उन्होंने 11% पर माना था और इन्होंने 20% अनाउंस कर दिया। तो वियतनाम भी कह रहा है ये कोई डील वील नहीं है, ये जो है फ्रेमवर्क एग्रीमेंट है। यूरोप भी कह रहा है कि ये डील नहीं है, फ्रेमवर्क एग्रीमेंट है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये सब पूरा निगोशिएट होगा, टेक्स्ट सारा डिस्कस होगा, एक एक टैरिफ लाइन पर डिस्कशन होगा। उसके बाद में 6 महीने साल भर में जब पूरा होगा तब डील फाइनल होगा, उस समय इंप्लीमेंट होगा। तब तक के लिए केवल ट्रुथ सोशल और ट्विटर इन सब की बातें रह जाएंगी। हाँ, इन सब कंट्रीज को एक फायदा हो गया, इनके ऊपर जो पूरा टैरिफ लगना था उसकी बजाय इनके ऊपर कम टैरिफ लगेगा। लेकिन इसका तो ये भी एक पक्ष है ना अजय सर कि कम टैरिफ लगेगा, लेकिन वो टैरिफ कम लगेगा जो ये देश अपने प्रोडक्ट US भेजेंगे तब। लेकिन इन देशों के साथ जो डील हुई है उसमें US के प्रोडक्ट जब इन देशों के पास जाएंगे तो 0 ड्यूटी है ऑलमोस्ट सारे प्रोडक्ट पे, और ऊपर से कमिटमेंट अलग कर रखा है इन लोगों ने। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। इसमें प्रॉब्लम ये है कि जिन लोगों के साथ डील हो गया उनको US चिट्ठी नहीं इशू कर रहा है, तो इनके आज जो प्रोडक्ट जाएंगे पे क्या टैरिफ लगेगा। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैंने इनफैक्ट सोचा नहीं था इस बात पर। इन पे फुल ड्यूटी लगेगी कि हाफ लगेगी, तो US ने इनको चिट्ठी तो इशू नहीं की है। तो बात बिल्कुल ठीक है, ये बात मैं मिस कर गया था कि फुल लगेगा हाफ लगेगा, ये अभी भी देखने वाली बात है। इनके ऊपर क्या लगेगा, इनके ऊपर अगर कम वाला लगता है तो ये बेनिफिट में है। लेकिन आपकी बात ज्यादा लॉजिकल मुझे लग रही है मेरी बात की बनिस्बत, कि इनके ऊपर भी शायद पूरा ही टैरिफ लगे। तो मैं ये कहूंगा कि हमारा जो नो डील है वो इनके डील से बहुत ज्यादा वर्स नहीं है। हम लोग बराबर ही हैं। इन्होंने इतना सेक्रीफाइस कर दिया, पूरा इंडस्ट्री खोल दी, पूरा एग्रीकल्चर सेक्टर खोल दिया, बोला $750 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे। EU जापान $550 बिलियन इन्वेस्ट करेगा और उनसे कमिटमेंट लिए $700 बिलियन का एनर्जी खरीदेंगे। यूरोप ने कहा है, जापान ने भी कहा ऐसे खरीदेंगे, ये वियतनाम, इंडोनेशिया सब ने कमिटमेंट लिया खरीदने के लिए। तो इनका जो डील है इतनी बड़ी सेक्रीफाइस के बाद में हमारे नो डील से बेहतर मुझे कभी दिखता ही नहीं है। तो मुझे ये सोचना पड़ेगा कि डील के बाद में हमें फायदा होगा या हम वर्स ऑफ हो जाएंगे। मिस्टर शशांक, हमारी जो नो डील है बाकी देशों के डील हो गई उसके मुकाबले बहुत नुकसान वाली नो डील नहीं है ये। नहीं, क्योंकि जैसे सब लोग कह रहे हैं कि वो फ्रेमवर्क एग्रीमेंट्स हैं अधिकतर, और ट्रम्प साहब तो क्लियर है कि क्या वो करने वाले हैं। उनको सब ड्यूटी फ्री एंट्री मिल जाएगी अमेरिकन प्रोडक्ट्स को। लेकिन उन देशों ने कहा है कि ये उनकी अपनी जो नॉर्मल पॉलिसी के उसी के अंडर में ये जो है इंपोर्ट वगैरह करे जाएंगे। ऐसा नहीं है कि पूरा मार्केट खोल दिया जाएगा एग्रीकल्चर का। जापान का तो मैंने यही देखा है। तो मैं समझता हूँ कि नो डील का तो हमें वो रखना ही पड़ेगा, क्योंकि हमें ध्यान ये रखना चाहिए कि एक तो दूसरे जो हमारे नेगोशिएशन चल रहे हैं वो तो जैसे भट्टाचार्य जी ने भी कहा है, सबने कहा है कि साहब वो हमको आगे और बढ़ाना चाहिए, उसको EU के साथ में हो, आसियान के साथ में हो, उनको सबके साथ में। दूसरा जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं जहाँ पे हमको डर है कि वो नुकसान हो सकता है अगर फ्लक्चुएशन चलते रहते हैं कंटिन्यूसली, टैरिफ कितना लगाया जाएगा और ब्रिक्स की वजह से क्या उन पर और एक्स्ट्रा ड्यूटी लगेगी। तो मेरे ख्याल से हमको उन देशों को एक तो बोलना चाहिए कि भी आप ब्रिक्स में ज्वाइन कीजिए आप भी, और दूसरा किस तरीके से उनके साथ में अब अगर हम सप्लाई चेन बेटर बनाएं, कुछ शेयरिंग करें मार्केट का, तो इतना ज़्यादा असर नहीं आएगा। क्योंकि आपको याद होगा पुराने ज़माने में जब वो नॉन अलाइंड मूवमेंट चलता था तो उस समय वेस्टर्न कंट्रीज को ये दिक्कत थी कि नॉन अलाइंड एक साथ बोलते थे सब मिल कर। तो उन्होंने फिर देखा कि जो छोटे छोटे देश हैं उनको अगर सिंगल कमोडिटी इंटरेस्ट हैं तो उसमें उनको फ्री एंट्री दे देनी चाहिए अमेरिकन मार्केट में या वेस्टर्न मार्केट्स में, तो वो कम से कम बाकी से अपनी सॉलिडारिटी हटा देंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये भी इनकी वजह हो सकती है कि ब्रिक्स जो है हालांकि एंटी वेस्ट वो नहीं है कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन ये मानते हैं कि डी डॉलराइजेशन इससे बढ़ जाएगा। तो वो नहीं चाहते हैं कि कोई और देश जो है ब्रिक्स में जोड़ने के लिए आगे बढ़े, और कई सारे देश ऐसे हैं जो ब्रिक्स में ज्वाइन करना चाहते हैं और ट्रम्प साहब चाहते हैं कि ब्रिक्स में जो है वो आगे पॉपुलर ना हो पाए। तो वो उनका अलग मसला है। लेकिन मैं समझता हूँ कि मैं एग्री करता हूँ कि नो डील जो आपने कहा है वी शुड कंटिन्यू टू टॉक अबाउट इट। ट्रम्प साहब ने कहा है कि मोदी जी उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो ये बड़े पॉजिटिव बातें भी उन्होंने कही हैं। और हम मान सकते हैं कि अमेरिका में चूंकि एडवर्स बैलेंस ऑफ ट्रेड है तो तरीके सोच रहे हैं किस तरीके से उसको ठीक लाया जाए।
तो हमें बातचीत जारी रखनी चाहिए। शरद कुमार सराफ साहब, हमें ये बातचीत जारी रखनी चाहिए, लेकिन चूंकि बातचीत जारी रखा जाए, डील हो भी जाए, डील की घोषणा हो भी जाए, तो टैरिफ वही रहेगा, उसकी गारंटी कोई नहीं दे सकता है। जब तक कि ट्रंप साहब हैं तब तक इस बात की गारंटी नहीं रहेगी। कभी ब्रिक्स के बहाने, जिसका जिक्र अभी एम्बेसडर शशांक कर रहे थे, पेनल्टी लगाने की धमकी बनी रहेगी, कभी रशिया के सहारे बनी रहेगी, अभी हमने देखा है कनाडा को उन्होंने धमकी दे डाली। तो जब तक ट्रंप हैं तब तक ये उथल पुथल बना रहेगा। तो यहाँ पे क्या ये माना जाए कि हम लोग दूसरे देशों के साथ जो ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हैं, तो अब एक्सपोर्ट कम्युनिटी के लिए बेहतर ये हुआ कि अपने मार्केट को डाइवर्सिफाई करिए, यूएस के पर निर्भरता थोड़ी सी कम करते चलिए। बिल्कुल सही कहा आपने। अभी देखिए, जहाँ तक डिफेंस का सवाल है तो हम बिल्कुल अमेरिका के ऊपर निर्भर नहीं हैं। हमने रफाल प्लेन्स फ्रांस से लिए, फाइटर्स हम रशिया से ले रहे हैं डिफेंस, हम इजराइल से ले रहे हैं डिफेंस इक्विपमेंट, और भी कई देशों से बातचीत चालू है, यूके से भी चालू है। तो हमारी निर्भरता अमेरिका से कम होती जा रही है। हम वहाँ से कोई ऑयल नहीं ले रहे हैं, कोई एनर्जी नहीं ले रहे हैं। अच्छा, ये दूसरी बात ये है कि हमने जो यूके के साथ में डील किया है वो एक टेम्पलेट बन गया है, बिना कुछ ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ किए बिना अच्छे से अच्छी डील हो गई। हम ये अनुमान करते हैं कि हमारी टेक्सटाइल का निर्यात जो है वो 50% बढ़ जाएगा, तो बाकी चीज़ों का भी, इंजीनियरिंग गुड्स का बढ़ेगा। तो टोटल जो निर्यात है यूके में वो कम से कम भी 50% अपना बढ़ना चाहिए। ये जब लागू हो जाएगा पूरा FTA, वहाँ का पार्लियामेंट और अपना पार्लियामेंट दोनों रेटिफाई कर दे तो वो लागू हो जाएगा। कोई संशय नहीं है, वहाँ पर पूरी क्लैरिटी है, पूरी स्टेबिलिटी है। वो उस टाइप का माहौल चाहिए। अगर अपने EU से करते हैं तो वही होगा जैसे UK से हुआ है। जो भी होगा पूरी स्टेबिलिटी के साथ, क्लैरिटी के साथ होगा। यहाँ पर जब तक ट्रंप साहब हैं, आप ठीक बता रहे हैं, कोई चीज़ का भरोसा नहीं है। ये तो क्या है कि सुबह उठते हैं तो उनके दिमाग में कुछ आता है तो फरमान जारी कर देते हैं, रात को सोते सोते कुछ और इनके दिमाग में आता है, कुछ और बोल देते हैं। तो इनका कोई भरोसा नहीं है। ये क्या कर रहे हैं, एक डिसरप्टिव इकोनॉमी की तरफ जा रहे हैं, इकोनॉमी को ये डिसरप्ट कर रहे हैं। इनफैक्ट ये और भी अपनी कई इंस्टीट्यूशन जो अमेरिका की है, जो जची हुई जमी हुई है, उनको भी डिस्टर्ब कर रहे हैं। जैसे कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, उनके पीछे लगे हुए हैं, और बहुत सी ऐसी हेल्थ केयर है, बहुत चीज़ों को, ये स्टेटस को भी नहीं बिलीव करते। ट्रंप साहब जो हैं वो स्टेटस को में बिलीव नहीं करते। अगर आप कोई भी डील कर लो, कुछ भी कर लो, ही डज नॉट बिलीव इन स्टेटस को। वो 2-4-5 महीने के बाद उनके दिमाग में कुछ ना कुछ आएगा ही आएगा। तो जैसे कि अभी हमारे दूसरे मित्रों ने कहा कि ट्रंप साहब जो हैं वो एक ट्रांजैक्शनल प्रेसिडेंट है, तो आई कंप्लीटली एग्री विद डैट। इनको दिन भर ट्रांजैक्शन ही दिखता है, उनको दिन भर यही दिखता है कि मैं कैसे, इतना तो हो गया, अब मैं कैसे और इसमें आगे करूं, और वो आगे करने की कोशिश में वो डिसरप्शन होता है, और उससे हमारा व्यापार जो है वो बहुत प्रभावित होता है। तो मैं यही चाहूँगा फिर से कि भाई क्लैरिटी और स्टेबिलिटी, दो चीज़ मिल जाए तो बहुत है। वो ट्रंप के होते हुए क्लैरिटी और स्टेबिलिटी मिल जाए तो बहुत है। तो इसके ठाकुर साहब डील करने कोई मतलब नहीं है। हाँ, मिथिलेश्वर ठाकुर साहब, क्लैरिटी और स्टेबिलिटी दो चीज़ मिल जाए तो बेहतर होगी, लेकिन अभी इनसे डील करने का कोई मतलब नहीं बनता, जिस तरीके का उथल पुथल ही करते रहते हैं। आप लोग कैसे इस चीज़ को डील करेंगे? नहीं, मैं अपने मित्रों से सहमत हूँ एक हद तक। ये टफ पोस्चरिंग है, ये हार्ड बार्गेनिंग है, और क्योंकि जो उन्होंने रीजन साइट किए हैं हमारे पेनल्टी लगाने का, बाकी चीज आप देखिए कि रशियन ऑयल के बारे में बताया गया है। यूरोपियन कंट्रीज जो है, चाहे स्पेन हो, बेल्जियम हो, फ्रांस हो, इवन जर्मनी फॉर दैट मैटर, ये ट्रांसशिपमेंट होकर के गैस लेते हैं रसा से, और फिर धमकी आती है नाटो हेडक्वार्टर चीफ से कि 400% की टैरिफ लग जाएगी अब। तो डुप्लिसिटी है, डबल स्टैंडर्ड की बात चल रही है। आप देखिए कि आर्म्स के जहाँ तक सवाल है, इंडिया का क्रिटिकल डिपेंडेंस था रसा पर एक पॉइंट ऑफ टाइम, बट बाद में धीरे धीरे
2014 तक 72% जो है डिफेंस रिक्वायरमेंट्स जो थी वो रसा से मीट होती थी। 15 से 20 तक वो घट करके 55% हो गई और अब उसके बाद तो 36% है। बट ओवरनाइट आप हर कुछ चेंज नहीं कर सकते। तो इन चीज़ों को जो बोलते हैं कि इंडिया टैरिफ किंग है, वो भी एक गलत एलिगेशन है। तो इस तरह की सारी चीज़ों को तो हमें लगता है कि हम लोग बहुत होपफुल हैं कि जो 6th राउंड जो होने वाला है बीटीए नेगोशिएशन में या उसके पहले ही कोई न कोई वे आउट निकल जाएगा। और ये एक मेयर बार्गेनिंग पॉइंट है जिस पर आई थिंक वो इज हार्पिंग ऑन दैट। और मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा हमारे नेगोशिएटर्स का, उन्होंने टैरिफ रेड लाइन क्रॉस नहीं होने दिया है। दे हैव नेशनल इंटरेस्ट सुप्रीम मान करके उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश की है। अजय श्रीवास्तव जी, 4 राउंड की बातचीत फिजिकल मीटिंग हो चुकी थी, फिर वर्चुअल मीटिंग हुई, जैसा कि उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज संसद में कहा। बातचीत चल रही थी, एक फ्रेमवर्क के तहत टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो है वो तय हो चुका था, साझा किया जा चुका था। इस बीच ये टैरिफ का ऐलान करना और ट्रंप का ये रुख अख्तियार करना, आपको क्या लगता है जिस फ्रेमवर्क के तहत, जिन शर्तों के तहत बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत चल रही थी, उन्हीं शर्तों उसी फ्रेमवर्क में बने रहेंगे या फिर यहाँ से कुछ बदलाव की गुंजाइश या बदलाव की संभावना आपको दिख रही है? अजय श्रीवास्तव सर। नहीं कोई ओके। तो मैं कल के ट्वीट को, कल के ट्रुथ सोशल के जो उनका आउटबर्स्ट है उसको बिल्कुल महत्व नहीं देता हूँ। वो केवल एक प्रेशर बनाने के लिए कह रहे हैं। दोनों देश नेगोशिएशन कर रहे हैं, नेगोशिएशन के मिडवे में हैं और वो प्रेशर करके अधिक एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमको ये सब कर रहे हैं। वो ऐसा करते रहे हैं पहले भी, डोमेस्टिक पॉलिसीज में भी ऐसा करते हैं। तो इससे अधिक हम कुछ इस बारे में नहीं सोचते हैं। रही बात कि पुराना फ्रेमवर्क फॉलो करेंगे, नहीं, वो हर दिन नया फ्रेमवर्क ला सकते हैं, हर दिन नई चीज जोड़ सकते हैं, हर दिन नई डिमांड्स ला सकते हैं। कल को कहेंगे टैरिफ, आज कहेंगे नॉन टैरिफ, फिर कहेंगे हमारा स्टारलिंक दे दो, परसों कहेंगे अमेजोन पर ही दे दो। वो नई नई चीजें जोड़ते जाएंगे, रोज जोड़ते जाएंगे। उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। हम देखेंगे कि हमारा जो हम कर सकते हैं आराम से बैलेंस डील के हिसाब से वो हम करेंगे, बाकी बोलेंगे हम नहीं कर सकते हैं। हमें टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इनके साथ जो नेगोशिएट करना है, नॉर्मल जब हम नेगोशिएट करते हैं तो नेगोशिएशन शुरू होने के पहले एक पेपर में लिखा जाता है कि हम ये हमारा एस्पिरेशन है। फॉर एग्जांपल इंडिया यूरोप में हम कहेंगे कि 90% चीज़ों में हम टैरिफ एलिमिनेट करेंगे। यूएस में ऐसे कोई रूल्स नहीं चलते हैं। वो आज कुछ एग्री करेंगे, कल कुछ और बोल सकते हैं और हमको उस समय रिस्पॉन्ड करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। उसके लिए तरीका यही है कि हम अपनी रेड लाइन्स डिसाइड कर लें, उसके अंदर हम उनको बहुत फ्लेक्सिबल रहेंगे और रेड लाइन्स के अंदर हमारा नो कंप्रोमाइज। रेड लाइन के अंदर हमें कोई कंप्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। भट्टाचार्य साहब, ये रेड लाइन के अंदर हम कंप्रोमाइज़ ना करें, अपनी रेड लाइन यहाँ पे बता दें। लेकिन एक बात जो पहले भी हमारे पैनलिस्ट बता चुके हैं कि डील कर लेने के बाद जिन शर्तों के तहत आप डील करते हैं वही ऐलान हो, इसकी भी संभावना बहुत कम रह जाती है। जैसा ईयू के साथ हुआ, बाकी देशों के साथ हुआ, बात किसी चीज़ की और हुई, ऐलान कर दिया ट्रंप साहब ने कुछ और। इससे कैसे बचा जाए? तो बड़ी बेइज्जती वाली बात होती है कि नहीं आप हमसे बात किए कुछ और, आप कुछ और कह रहे हैं, ऐसे तो काम चलेगा नहीं। देखिए, आपने बहुत एक अच्छा सवाल उठाया है। मैं समझता हूँ कि इसमें एक पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन की बहुत ज़रूरत है। अच्छा। जब हम नेगोशिएशन कर रहे हैं यूएस के साथ, तब हमें ये देखना होगा कि हम एक ऐसे राष्ट्रपति के लोगों के साथ हम नेगोशिएट कर रहे हैं, वो नॉट ओनली वो ट्रांजैक्शनल हैं, वो काफ़ी चीज़ ऐसा कर रहे हैं जो एक नेगोशिएशन नहीं होता है। जैसे एक तरफ आप देख रहे हैं कि वो चाह रहे हैं कि 0% एक्सेस चाहिए इंडियन मार्केट में, जैसे उन्होंने मांगा ईयू से, या 5% और व्हाटएवर लिटिल, और उनकी अपनी मार्केट में वो 10% से नीचे नहीं करेंगे। तो ये जो अनइक्वल जो टेंडेंसी जो है, वो मैं समझता हूँ इसको काफ़ी पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन होनी चाहिए। जैसे लेटेस्ट डेटा क्या कहता है कि जो 1934 से लेकर अब अमेरिका का सबसे ज़्यादा इफेक्टिव टैरिफ रेट है वो 18% है, जो मैं समझता हूँ कि इंडिया का भी शायद नहीं होगा। श्रीवास्तव साहब बोल सकेंगे एक्चुअल हमारी रेट क्या है, पर वो मैं समझता हूँ कि अगर अमेरिका का इफेक्टिव टैरिफ रेट अगर 18% ऑलरेडी आ चुका है, तो वो किस तरह से चाह रहे हैं कि भारत का टैरिफ
0 हो जाए, 5% हो जाए या 10% हो जाए, तो हम तो हमारी जो नेशनल इंटरेस्ट है वो बहुत जरूरी है। दूसरी बात, अगर आप एनर्जी की बात कर रहे हैं, अगर आप फरवरी के साथ इस वक्त का जो यूएस से जो हम ऊर्जा इंपोर्ट करते हैं, हमारी ऊर्जा की इंपोर्ट आयात में जो शेयर है अमेरिका की, वो फरवरी में 3% थी, इस वक्त 8% हो गई है। तो हम ऐसा नहीं है कि भारत अमेरिका के साथ अपना जो तेल का, खनिज पदार्थों का जो ट्रेड जो है वो नहीं बढ़ा रहा है। तो ये ऐसे बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जो हमें बाहर पब्लिक डोमेन में लाने चाहिए। ये चीज अब सरकार और सरकार के बीच में रहने वाली नहीं है, इसमें एक नेशनल अवेयरनेस की बहुत जरूरत है। मैं समझता हूं कि अदरवाइज ये जो ये अनाउंसमेंट्स होती रहती हैं, 25% टैरिफ लगा देंगे, ये सारी नेगोशिएटिंग टैक्टिक है, एंड इनको सारे बाहर में आकर सॉर्ट ऑफ एक्सपोज करना चाहिए थ्रू अ पब्लिक कैंपेन एंड अ पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन। मैं ये समझता हूँ। अदरवाइज कोई बड़ा इनोवेटिव आइडिया दिया आपने भट्टाचार्य साहब कि एक अवेयरनेस कैंपेन चलाना चाहिए कि सच्चाई क्या है पूरी दुनिया जान लो, ताकि सब कुछ खुला रहे यहाँ पे, फिर बाद में ये ना हो कि ऐसा क्यों हो गया। मिस्टर शशांक, आइडिया कैसा लगा आपको? देखिए, दो चीज़ें होती हैं। एक, हमारे यहाँ कई एरियाज हमने कहा है कि भाई हमें बिल्कुल खोल ले सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम उनसे ये भी कह सकते हैं कि भाई हम कॉन्फ्रंटेशन और कोऑपरेशन दोनों बातें चलती हैं। हम कोऑपरेशन चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो इसलिए कोशिश पूरी करते रहेंगे। लेकिन जैसे हमने कहा है कि कुछ एरियाज ऐसे हैं कि बिल्कुल नामुमकिन है, और उसमें अच्छे तरह से रीज़न समझाए जा सकते हैं हमारे अपने देशवासियों को भी और अमेरिका को भी, कि भाई किस तरीके के छोटे होल्डिंग्स हैं। डेयरी सेक्टर में भी जो हमारे विमेन हैं, उनके बाद 2 गाय होंगी, 3 गाय होंगी, इस तरह से होगा। मतलब कि बहुत बड़े कमर्शियल लेवल पर नहीं काम हो रहा है। और फिर सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि हमारे यहाँ फूड सिक्योरिटी की और ह्यूमन वैल्यूज़ की बात रहती है, जो कि हमें बहुत ध्यान में रखनी पड़ती है, क्योंकि इतने लार्ज पॉपुलेशन सेक्टर्स में इन्वॉल्व है, चाहे उसका जीडीपी कंट्रीब्यूशन कम हो। दूसरी तरफ वहाँ पर सारा कमर्शलाइज है। वो चाहते हैं कि पूरा हमारा व्यापार भी कमर्शलाइज एक बार हो जाए, तो फिर उसको आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। तो वो अपने तरीके से देख रहे हैं, तो हमें समझाना आवश्यक है। लेकिन मैं कहूँगा कि हर समय हमें ये भी कहना बहुत ज़रूरी है कि हम कोऑपरेशन पे चलना चाहते हैं। हमने बहुत अच्छे फ़ायदे उठाए हैं, अमेरिका ने भी और हमने भी। हमारे कई सारे लोग जो वहाँ जाके काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे बच्चे वहाँ बहुत अच्छा पढ़ कर आए हैं, हम सब उसको वैल्यू करते हैं। तो इस तरह की बातें जो अच्छी हैं उनको भी कहते रहना चाहिए। और मेरे ख्याल से ट्रम्प साहब कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से जो उनका एडवर्स ट्रेड बैलेंस है वो ख़त्म हो जाए। दूसरा, जिस तरीके से डॉलर की वैल्यू गिरती जा रही है उसको कैसे रोका जाए, क्योंकि वो दिक्कत ये है कि उन्होंने पेट्रो डॉलर संभाल लिया था। अब पेट्रो डॉलर का मतलब ये था कि साहब वो सब देश चाहे डॉलर में ही अपने सब कमोडिटीज़ बेचते थे, तो उसमें जो उनको बहुत फ़ायदा होता था। लेकिन अब वो नहीं हो पा रहा है। तो मेरे ख्याल से उनकी अपनी दिक्कतें हैं, उनको कोशिश कर रहे हैं। उनकी अपनी दिक्कतें हैं, भारत का रोल तो बहुत कम है। हाँ, उनकी अपनी दिक्कतें हैं, भारत का रोल काफ़ी कम है, लेकिन इस चीज़ को समझाना चाहिए। 1-2 बातें और हुई इस पूरे घटनाक्रम में पिछले 48 घंटे में, कि एक तो पाकिस्तान के साथ डील कर लिया और भारत के साथ डील नहीं किया। दूसरा, रशिया के नाम पे पेनल्टी की धमकी दी जा रही है। ये महज इसको ट्रेड के चश्मे से देखा जाए या फिर इसमें कोई स्ट्रेटजिक लक्ष्य जो हासिल करना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप, इस पर बातचीत करूंगा, आप लोगों की राय लूंगा। लेकिन हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि ट्रंप के टैरिफ के बाद भारत की रणनीति यहाँ पर क्या होनी चाहिए। शरद कुमार सराफ साहब, मैं आपके पास सबसे पहले आना चाहूँगा कि सारे भारत के जो कॉम्पिटिटर हैं यूएस के मार्केट में, कमोबेश सभी के साथ एक डील की घोषणा यूएस ने कर दिया है। एक तो आपने बताया कि जो भी डील हो वो डेफिनेटिव हो और सर्टेनिटी उसमें रहे, लेकिन मैं थोड़ा सा और क्वांटिफाई करना चाहूँ कि इंडिया की तरफ से टैरिफ रेट आप कितना देखें कि एक्सपोर्टर्स जो है कंफर्टेबल रहेंगे। जैसे कई देशों के साथ यूएस ने 10% किया है, कईयों के साथ 19% किया है, कईयों के साथ 16% किया है। सराफ साहब। देखिए लक्ष्मण जी, सबसे ज़्यादा अगर आप बोलो जैसे आर्म चेयर डील करनी हो, ट्रेड करना हो, तो 15% समझना चाहिए। 15% टैरिफ होता है तो हम एकदम कंफर्टेबल होते हैं। और 20% अगर टैरिफ है तो भी खींचातानी करके हो सकता है।
जहाँ तक 25% टैरिफ का सवाल है तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारे और कॉम्पिटिटिव देशों के साथ में टैरिफ क्या है। अगर उनका टैरिफ भी इतना ही और या इससे ज़्यादा है तो हमारे कोई चिंता की बात नहीं है। नहीं तो फिर हमको थोड़ा सा कॉस्ट कटिंग, रिडक्शन, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करना पड़ेगा जिससे कि का काम होता रहे। तीसरी बात यह है कि हम मार्केट को भी बहुत डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, बहुत जल्द डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, तो उससे अमेरिका के ऊपर हमारी निर्भरता जो है वो कम होती जा रही है। हमारे को कोई इतना बड़ा फर्क पड़ने वाला नहीं है। टैरिफ अगर ज़्यादा है और हम माल वहाँ नहीं दे पा रहे हैं, हमारा माल और कहीं जा रहा है, तो हमारे क्या तकलीफ़ है। अगर अमेरिका नहीं लेता है, EU लेता है, तो इसके लिए ये अब ज़रूरी हो गया है कि भारत को EU के साथ जल्दी से जल्दी डील कर लेनी चाहिए, जैसे अपन ने UK के साथ की है। हो सकता है प्रधानमंत्री को खुद को जाना पड़े और डील करना पड़े, जैसे इन्होंने UK के साथ की। प्रधानमंत्री खुद गए थे और वो डील करके आए। तो हाँ, और ये जो डील होगी EU के साथ वो पक्की डील होगी, उसमें कोई क्लैरिटी पूरी होगी और उसमें पूरी स्टेबिलिटी होगी कि जो अमेरिका के साथ में अपने को नहीं मिल रही है। तो मेरे ख्याल से कोई बड़ा इशू नहीं, हम सक्षम है। मिथिलेश्वर ठाकुर साहब, एक मिनट और लेता हूं। आपने वो पाकिस्तान की बात कही ब्रेक के पहले, तो पाकिस्तान के लिए मैं बता दूं कि उनकी इकोनॉमी बहुत छोटी है, वो ऑलरेडी ऑन द वर्ज ऑफ डिफॉल्ट है। पाकिस्तान से हमको कोई डरने की, घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो उसका कोई मायना नहीं रखता है उसका डील का। बिल्कुल, पाकिस्तान की इकॉनमी छोटी है और उसको उससे डरने और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं कि पाकिस्तान के साथ कर लिया, इंडिया के साथ नहीं किया। एम्बेसडर शशांक, ये पाकिस्तान की बात चूँकि इन्होंने छेड़ी दी है सराफ साहब ने, तो आपसे इसी सवाल को लेकर आना चाहूँगा कि पाकिस्तान के साथ डील करके और जिस तरीके का ये कहना कि हम वहाँ पे ऑयल रिज़र्व को डेवलप करेंगे, कंपनियों के साथ पार्टनरशिप करेंगे, एक समय आएगा कि हो सकता है कि पाकिस्तान इंडिया को तेल बेचे, ये सब कहना, इसको क्या मानते हैं? इसको प्रेशर टैक्टिक मान रहे हैं आप, या फिर कोई स्ट्रेटजिक तरीके से अमेरिका पाकिस्तान में अपना दबदबा बढ़ाना चाहता है? नहीं, वो आपने ये कहा है कि पाकिस्तान बिल्कुल तैयार है उसके लिए, अमेरिका का दबदबा बढ़ाने के लिए, और पाकिस्तान चाहता है कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री लीडरशिप है उसको पूरे तरीके से अमेरिका का सहयोग मिलता रहे, वो मिल रहा है। दूसरी तरफ ट्रंप साहब को चाहिए कि पाकिस्तान जो उनको माइनिंग राइट्स दे रहा है और क्रिप्टो करेंसी में पार्टनरशिप बना रहा है उनके परिवार के साथ में, और बार बार कह रहा है कि ट्रंप साहब को नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए, तो मैं समझता हूँ कि ये सब चीज़ें ट्रंप साहब को बहुत अच्छी खुश कर रही हैं। दूसरी बात यह भी है कि पाकिस्तान के जो मिलिट्री लीडर्स हैं वो पूरे तरीके से अमेरिका के सेंटकॉम के साथ में जुड़े हुए हैं, और अमेरिका को मालूम है कि अगर पाकिस्तान में मिलिट्री लीडरशिप स्ट्रांग रहती है तो एक ये इस्लामिक देश जो है जहाँ कहीं भी वो है, अगर कभी झगड़ा कहीं होता है तो पाकिस्तान कैन बी ए वेरी इंपॉर्टेंट अलाई अमेरिका के लिए। तो मेरे ख्याल से वो पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिक चीज़ ज़्यादा है। जहाँ तक कि वो आतंकवाद को बढ़ावा देने की बात है, वो इंडिया का मसला है, तो अमेरिका कहता है कि आप संभालो अपने आप को, आप इतने बड़े देश हो, आप अपने को कहते हो कि चौथी इकोनॉमी हो और तीसरी बनने वाले हो। तो एक तो तरीका ये है कि इंडिया इतनी तेजी से उभर कर आया है कि ट्रंप साहब को वो भाया नहीं है, उनको पाकिस्तान अच्छा लगता है जो आके कहता है कि साहब आपको नोबेल प्राइज मिलना चाहिए, आपको जो चाहिए ले लीजिए, पाकिस्तान में हम आपके साथ में हैं और हम न्यूक्लियर पावर हैं बस, और हमें भारत भी न्यूक्लियर पावर है, दोनों में दोस्ती करा दीजिए किसी तरीके से। तो इस तरह की बातें करते हैं तो ट्रंप साहब को अच्छा लगता है। भारत को बात करता है दूसरे तरीके से कि हमारे ये लोग कह रहे हैं डेमोक्रेसी है, हमारे यहाँ किसानों की बात सुननी है, और हमारे यहाँ जो विमेन फोर्स है उनकी बात सुननी है, उनको व्यापार उसमें रखना है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, सोशल सेक्टर में आगे बढ़ाना है, तो वो उनको समझ में नहीं आता। वो कहते हैं सब चीज़ सब करना ही पड़ता है सबको। तो हम समझते हैं कि पाकिस्तान का मसला, इन्होंने बिल्कुल कहा है सराफ साहब ने कि वो ट्रेड का मसला नहीं है, ये इकोनॉमिक मसला नहीं है, वो पाकिस्तान भारत के ऊपर दबाव डालना और किसी तरीके से पाकिस्तान को एक तरीके से इस्लामिक ताकतों के खिलाफ खड़ा करना है, जो कि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके बखूबी ईरान के खिलाफ किया।
बिल्कुल, ये एक इनका मकसद हो सकता है। मिथिलेश ठाकुर साहब, आमतौर पे ट्रंप को, जो आपने भी एक्सप्लेन किया, वो कि हमेशा डील की बात करते हैं, ट्रेड की बात करते हैं, लेकिन कोई देश के सामने दो ऑप्शन रहेगा कि इंडिया के साथ डील करें कि पाकिस्तान के साथ डील करें, तो किसी भी बुद्धि से चलेगा तो इंडिया के साथ डील करना चाहेगा। इतना बड़ा मार्केट है, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, हम पाकिस्तान के साथ क्यों जाएंगे? तो यहाँ पे ट्रंप की रणनीति क्या आपको दिख रही है? नहीं, ट्रम्प की रणनीति ऑफकोर्स भारत के साथ जाने की होगी। और हाल में एक्चुअली यूएसआईटीसी करके है, यूएस इंटरनेशनल ट्रेड कमीशन, उन लोगों ने एक स्टडी की थी अपने एक्सपोर्टिंग कंट्रीज में, और उन लोगों ने इंडिया को बहुत ब्राउनी पॉइंट्स दिए थे। उन्होंने ये कहा था कि एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस जो है, इट इज नॉट ऑल अबाउट कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस, उसमें रिलायबिलिटी ऑफ सप्लायर देखना चाहिए, ईएसजी कंप्लायंस देखना चाहिए, रेंज ऑफ वैरायटी। उन्होंने कहा था कि इंडिया इन सारे पैरामीटर्स पे बड़ा हाई स्कोर करता है। तो आई थिंक नेगोशिएटर ने ठीक काम किया है, वी हैव हेल्ड ऑन टू द ग्राउंड, आई मीन और हमें बड़ा वो डिफायंस एंड आई थिंक कैलिब्रेटेड रिस्पांस देना चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली वो क्या ऑफर कर रहे हैं, एक इलीगली फॉरेस्टेड टैरिफ कंसेशन दे रहे हैं, जबकि आपसे एमएफएन में कंसेशन मांग रहे हैं। तो वो तो एज इट इज पूरा वन साइडेड है। तो हमको लगता है कि नेगोशिएशन में बढ़ेंगे तो हमें फायदा होगा। अजय श्रीवास्तव जी, पाकिस्तान से थोड़ा अलग हट के देखें तो ये कहना कि आप रशिया के साथ ऑयल मत खरीदिए, डिफेंस इक्विपमेंट नहीं खरीदिए, तो ये एक नेगोशिएशन का एक हथियार हो सकता है क्या? कि हम लोग कहें जी ठीक है जी, हम जितना खरीदते थे उसमें से 20% कम कर देते हैं, उदाहरण के तौर पे अब कम खरीदेंगे, बाकी आपसे खरीदेंगे। तो इस तरह की अपॉर्चुनिटी आपको दिख रही है, विकल्प ऑप्शन दिख रहा है आपको? एक्चुअली ये सब बातें बहुत ही थियोरेटिकल हैं। अगर मान लीजिए हम ये बात मान लें कि हम रशिया से खरीदना शुरू कर दें ऑयल, रशिया से खरीदना बंद कर दें हम ऑयल, तो हम कहाँ से खरीदेंगे? फॉर एग्जांपल, अभी यूरोपियन यूनियन ने जो ट्रम्प के साथ डील किया उसमें उन्होंने कहा कि वो रशिया से बिल्कुल भी नहीं खरीदेंगे, सब कुछ यूएस से खरीदेंगे। अब जितने लोगों के साथ यूएस ने कमिटमेंट ले लिया है अपना ऑयल गैस बेचने के लिए, उससे उनका जो प्रोडक्शन है वो 1/3 है। और एक स्टडी आई है, उसके हिसाब से उनको प्रोडक्शन बढ़ाने में 3 या 4 साल लगेंगे। तो काफी बातें थियोरेटिकल हो रही हैं जिनका कोई भी लॉजिकल बेसिस नहीं है। रशिया से ऑयल खरीद के हम अपने बिलियंस ऑफ डॉलर्स बचाते हैं, जिससे हमारा इन्फ्लेशन कंट्रोल रहता है और हमें और भी काफी फायदे होते हैं चीप क्रूड मिलने से। तो अगर हम मान लिए हटाना भी चाहें रशिया को अपने ऑयल उससे, तब भी इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि अमेरिका के पास ऑयल है नहीं। बाकी जगह ऑयल में देखना पड़ेगा कितना महंगा मिल रहा है। और जहां तक मिलिट्री की बात है, हाँ, यस प्लीज अपनी बात पूरी करिए अजय सर। मैं पाकिस्तान के लिए बोलना चाहूंगा, आपने सवाल और लोगों से पूछा। देखिए, पाकिस्तान से डील करने में ट्रंप को बहुत बड़ा फायदा है। आप इराक की याद कीजिए, उन्होंने बहुत सारे बहाने बनाकर इराक में इन्वेड करके सारा ऑयल वहां से ले गए। अब पाकिस्तान में इतना उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, कैसे मिलेगा? पाकिस्तान में तो पैसा है नहीं। आप देखते रहिए 2-3 साल में क्या होता है उनका ऑयल का, पाकिस्तान का ऑयल का। यूएस सब ले जाएगा। यूएस सब ले जाएगा पाकिस्तान को ऑयल का। अजय भट्टाचार्य साहब, मैं थोड़ा सा इसको इस तरीके से समझना चाह रहा था आपसे कि पाकिस्तान को बीच में ले आना, रशिया को बीच में ले आना, क्या ट्रंप साहब चाहते क्या है कि बाकी देश जिस तरीके से एक तरफा हमारे प्यार में आ गए हैं वैसे ही इंडिया भी आ जाए? वो ये कहे कि नहीं जी, हम बड़ा बीच का रास्ता अपनाएंगे, हम किसी के साथ नहीं जाएंगे, युद्ध होता है तो हम मध्यस्थता ने हम किसी के पक्ष में नहीं रहेंगे, कुछ वैसा वो चाहते हैं क्या ट्रंप इंडिया से? नहीं, मैं ये समझता हूँ कि ये ट्रंप साहब का ये अगर आप देखें पिछले 6 महीने में उनका एक ट्रेड के साथ जियोपॉलिटिक्स का एक संपर्क स्थापन करना, एक ट्रेड दिख रहा है हमें कि वो ट्रेड को सिर्फ ट्रेड नहीं देखते, ट्रेड को वेपनाइज करते हैं जिस तरह से जियोपॉलिटिकल गेन्स वो हासिल कर सके। तो मैं जो 2-3 चीज हुई है जियोपॉलिटिक्स में ट्रेड को इस्तेमाल करने से, उन्होंने कोशिश ये की है कि वो जो इंडिया पाकिस्तान जो डीहाइफनेट हो गया था, वो कोशिश कर रहे हैं किस तरह इंडिया पाकिस्तान को रीहाइफनेट कर सकें कि लोग एक साथ इंडिया पाकिस्तान का नाम लें। तो उसी तरह से उन्होंने जिस दिन उन्होंने इंडिया के साथ वाला 25% होगा, उसी दिन उन्होंने ऐलान किया कि
पाकिस्तान के साथ मेरा ट्रेड एग्रीमेंट हो गया। तो ये एक उनका एक ट्रेड और जियोपॉलिटिक्स का जो एक उन्होंने समन्वय कहिए या एक समानता, वो जो कोशिश कर रहे हैं एक संपर्क स्थापित करना, वो में एक नया एक ट्रेंड दिख रहा है और हमें इससे जरा संभाल के चलना चाहिए। पहली बात तो ये है। और दूसरी बात जो ये है कि रशिया के साथ जो उनका जो हमारा जो बोला है उन्होंने कि इधर उनसे आप बहुत चीज खरीद रहे हैं, तेल खरीद रहे हैं, जो सच तो ये है कि हम फरवरी से, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि हमारा जो तेल का जो आयात होता है रशिया से कम हो गया है और अमेरिका से बढ़ गया है। और मैं ये समझता हूँ ये ट्रंप साहब की ये उनकी ट्रेड और जियोपॉलिटिक्स को एक साथ करने का वो एक नतीजा भी है। तो और हमें इस मामले दरअसल अपने इस मामले में हमें बहुत सतर्क रहने की जरूरत है कि ये जियो पॉलिटिक्स और ट्रेड को दोनों को बेहतर तरीके से तालमेल बढ़ा के आगे बढ़ रहे हैं और हमें दोनों चीज़ों को ध्यान में रखना है, क्योंकि हमारे जियो पॉलिटिकल इंटरेस्ट अलग है, यूएस के अलग है और हमारे अपने हिसाब से चीज़ों को तय करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सही मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना समय निकालने के लिए। आवाज़ अड्डा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार।